हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। वैसे ऑल दो खैर मेरे से बड़े मास्टर आप हो, अगर ये टॉपिक की मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से आपको पहले से ही पता है, बस मैं तो एक काइंड ऑफ रिवीजन करा रहा हूँ। लो सामने देखना बेटा, इससे नेक्स्ट टॉपिक बहुत कमाल का होगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत हल्का सा है बेटा। लो जी बेटा, टॉपिक का नाम है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और बेटा आपके पास 3 स्टेप दिए गए हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे कैसे की जाती है। बाबू आपके नोट्स में दिया गया है बेटा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, सेकेंड वन प्लेसिंग एन ऑर्डर, एंड थर्ड वन इज पेमेंट मैकेनिज्म। लो बेटा सामने देखना मेरी तरफ आप। बाबू खैर मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करके समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। बाबू आज मान लो आप बिल्कुल न्यू यूजर हो और पहली बार कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो और कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो। आप कैसे बाय करते हो बेटा? मान लो किसी भी वेंडर की वेबसाइट पे जाओगे, इट मे बी फ्लिपकार्ट और इट मे बी अमेजन। लेट्स सपोज आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर गए, आप न्यू यूजर हो, आप प्रोडक्ट को बाय करने के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो आपको तब तक परमिट नहीं करेगा आप प्रोडक्ट बाय करो जब तक कि आप बेटा रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, जिसको आप प्यार से साइन अप बोलते हो। हम तो इसको प्यार से साइन अप करना बोलते हैं ना बेटा। साइन इन कौन करता है? एग्जिस्टिंग यूजर, जो जिसके पास पहले से बेटा यूजर आईडी और पासवर्ड है। जिसके पास नहीं है वो साइन अप करता है। तो बेटा आप क्या कर रहे हो? अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसकी वेबसाइट पर या उसके एप्लीकेशन पर। और आपको बता देता हूं ये रजिस्ट्रेशन आप कर क्यों रहे हो बेटा, वो आपसे जबरदस्ती करवा रहा है, क्योंकि बेटा वो फ्यूचर में आपके नंबर और ईमेल का यूज करके आपको ऐड करने वाला है, आपके पास एडवर्टाइजमेंट करने वाला है बेटा, भेजने वाला है। ठीक है ना बेटा? अब आप खुद सोचकर देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, वो क्या क्या चीजें आपसे मांगता है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांगता है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर मांगता है बेटा। उसके बाद आपका जेंडर और आपकी एज भी मांगता है। यकीन मानना हर चीज की एक अलग रेलेवेंस है। आप बेटा इन चीजों को ध्यान से सोचते नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं हर चीज की अपनी रेलेवेंस है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, फोन नंबर क्यों मांग रहा है? क्योंकि देख लेना बेटा, जब भी बिग बिलियन डे होगा, कोई बड़ी सेल लगेगी, फ्लिपकार्ट का मैसेज जरूर आएगा आपके पास। आएगा कि नहीं आएगा? ईमेल एड्रेस क्यों मांग रहा है? भर के आज सर्च मार के देख लेना फ्लिपकार्ट के नाम से बेटा, अगर आपने कभी साइन अप किया हुआ है तो कितनी मेल आपके पास होंगी, कितने ऐड किए होंगे। बेटा जेंडर और एज क्यों मांग रहा है? क्योंकि इंसान की प्रेफरेंसेस जेंडर और एज के हिसाब से होती हैं। यकीन मानना हमारी प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा एज के हिसाब से होती हैं। और अगर आपने एज ग्रुप डाला है ना 18 to 25, तो आपके प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस वैसी होगी। अगर आपने डाला है ना बेटा 25 to 35, प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग होंगी। अगर आपने डाला है ना एज ग्रुप 50 to 60, प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग होंगी। आपको ये बात बता देता हूं, आज नोटिस कर लेना बेटा, जितने भी यंग यूथ होते हैं ना, या बेटा छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, बड़े ब्राइट कलर्स में आता है, फ्लोरसेंट कलर जिनको आप बोलते हो, ठीक है ना बेटा। येलो, रेड, अगर बात करूं मैं पिंक, ग्रीन, ब्लू, ऐसे कलर आते हैं। देखा है कभी? नोटिस करना इस चीज को। और जिन भी चीजों का जिन भी एज ग्रुप बेटा 50 to 60 है, उनके लिए जो कलर आते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, जिंदगी उजड़ा चमन, सब कुछ उजड़ चुका है, ठीक है ना। बस यही रंग बचे हैं जिंदगी में, बाकी सब जा चुके हैं। और यकीन मानना बेटा पसंद भी वही आता है उस एज ग्रुप में। मानते हो बेटा? एज ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपका जेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है उनके लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना, और बेटा जो डिटेल मांग रहे हैं, हर डिटेल की अपनी रेलेवेंस है। समझ आई बात? तो रजिस्ट्रेशन कर दिया जी आपने, कुछ डिटेल डाली, साइन अप हो गया जी, रजिस्ट्रेशन हो गया। देन बेटा यू स्टार्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर। और बेटा ऑर्डर प्लेस करने को हम प्यार से बोलते हैं हमारी भाषा में ऐड टू कार्ट। पता है आपको बेटा? ठीक है ना। वैसे कार्ट क्या होती है बेटा? कार्ट बेसिकली आप बोल सकते हो, जब हम किसी सेल्फ सर्विस आउटलेट पे जाते हैं
ठीक है ना। जब हम किसी सेल्फ सर्विस आउटलेट पे जाते हैं, जस्ट लाइक आप बोल सकते हो वी मार्ट पर आप जाते हो, तो बेटा अगर आपको बल्क में सामान खरीदना होता है आप ट्रॉली ले लेते हो, वही कार्ट होती है, उसी को कार्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली वो दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। लेकिन हम अगर हमें प्रोडक्ट बाय करना है तो हम पहले अपनी कार्ट में एंटर करते हैं कि मैं ये बाय करना चाहता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर सिंपली मीन्स ऐड टू द कार्ट। आपने प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट, लेट्स सपोज की कोई मोबाइल की एसेसरी आपने मंगानी है, ईयरपोर्ट्स आपने कार्ट में एंटर करे। आपको बेटा कुछ और मंगाना है, लेट्स सपोज के रिस्ट बैंड, जिम के लिए आपने रिस्ट बैंड को एंटर करा बेटा। आपको कैप मंगानी है, कैप एंटर करी। आपका बेटा कार्ट में 3 प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं बेटा, और टोटल बिल वो शो कर रहे हैं, कुछ भी समझ लो 5600 लेट्स सपोज, ठीक है जी। तो बेटा प्लेसिंग एन ऑर्डर सिंपली मीन्स एडिंग टू द कार्ट, प्रोडक्ट कार्ट में एंटर हो चुका है। देन बेटा पेमेंट, और आपको बता देता हूं पेमेंट करने का कोई एक ऑप्शन नहीं है आज की तारीख में। आप जानते हो भाई दुनिया जहान के पेमेंट ऑप्शन आपके पास है बेटा। सबसे पॉपुलर, कुछ बात ही नहीं है भाई, मुद्दा ही नहीं है, COD, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी। आप बताओ बेटा वो पहली कंपनी जो COD फैसिलिटी इंडिया में लेकर आई थी उसका नाम क्या है? गधों का कोई इलाज है नहीं, धरती पे भी नहीं है, ठीक है ना बाबू। फ्लिपकार्ट, Amazon के बेटा वर्ल्ड वाइड ये वेबसाइट चलती थी, किसी भी जगह पे COD का ऑप्शन नहीं था। जब ये इंडिया में आई तब भी COD का ऑप्शन नहीं था, और Amazon इतनी पॉपुलर इंडिया में है भी नहीं, सच बात जो है। फ्लिपकार्ट आई, सनी बंसल बिनी बंसल 2 भाइयों की कंपनी है बेटा। उन्होंने पहली बार इंडियंस को, क्योंकि इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग से डरते थे बेटा, उन्होंने बेटा इंडियंस ताकि फैमिलियर हो ऑनलाइन शॉपिंग के से डरे ना बेटा, उसने COD फैसिलिटी ऑफर करी। और उसको देखते देखते बेटा Amazon ने बाद में इंडिया में ऑफर करी, कहीं और ऑफर नहीं कर रखी, सिर्फ इंडिया में ही ऑफर कर रखी है, ये भी बता देता हूं आपको। खैर छोड़ दो, COD पता है बेटा, मुझे तो कुछ नहीं बोलना COD में, कैश ऑन डिलीवरी, इससे सिंपल टर्म क्या ही हो सकती है बाबू। सेकेंड पेमेंट ऑप्शन है, अब बहुत सारे हैं, चलो खैर एक एक करके पढ़ाने तो सारी हैं, चेक। ऑल्दो बता देता हूं बेटा, NCERT से आज तक नहीं हटाया, मैं तो समझा दूंगा, लेकिन अगर रियलिटी में अगर आज आप खोलकर देख लो फ्लिपकार्ट और Amazon तो ये ऑप्शन देता नहीं। बता देता हूं ये बहुत पुरानी बात है, कुछ अप्रॉक्स 7 to 8 ईयर्स, 7 से 8 साल पहले तक देता था ये ऑप्शन चेक का। लेकिन चेक के साथ ना एक शॉर्ट कमिंग है, पहले शॉर्ट कमिंग समझ लो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये ऑप्शन हटा क्यों दिया गया। बाबू अगर आपने पेमेंट ऑप्शन में सेलेक्ट करा चेक, तो इससे क्या होता था बेटा, डिलीवरी चार्जेस डबल हो जाते थे, कंपनी परेशान हो जाती थी, इसलिए कंपनी ने ऑप्शन हटा दिया। क्या होता था, आपने चेक सेलेक्ट करा, कुरियर बॉय पहले आपके घर आएगा, चेक लेकर जाएगा, फिर चेक कंपनी अपने बैंक अकाउंट में लगाएगी, अगर चेक क्लियर हुआ तो वो प्रोडक्ट देने आएगा दोबारा आपके घर। तो 2 बार आना पड़ता था उसको, डिलीवरी चार्जेस डबल हो जाते थे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता था। कंपनी ने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया 7 से 8 साल पहले। ये ऑप्शन मैं नहीं मानता 6 महीने भी रन किया हो, 6 महीने के बाद ही कंपनी को समझ में आ गया यार ये तो बहुत नुकसान है, इसे हटाओ, तो ये हट गया भाई, ठीक है। लेकिन आज तक बुक से नहीं हटा हमारी, ठीक है ना, हार्ड लक है हमारा, हम कर क्या सकते हैं बेटा। थर्ड वन इज नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग लिख दो, नेट बैंकिंग तो पता ही है बेटा, ये चर्चा बैंकिंग में ही मैं खत्म कर चुका हूं, इसके एडवांटेज सब कुछ पढ़ा है हमने, मैं नहीं बता रहा। फोर्थ वन इज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, सारी चर्चा याद होगी बेटा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे, आज ही तो फायदा उठा रहा हूं मैं इस चीज का, ठीक है ना बाबू। डेबिट कार्ड इज मोर और लेस अ प्रीपेड सिम, याद है आपको मैंने इसे समझाया था, पहले रिचार्ज कर लो और फिर यूज कर लेना। सेम बात, पहले बैंक अकाउंट खुलवा लो, पैसे जमा करा लो, बाद में यूज कर लेना क्रेडिट कार्ड से। एंड क्रेडिट कार्ड इज मोर और लेस अ पोस्टपेड सिम, पोस्टपेड सिम में क्या करते हैं, पहले इस्तेमाल करो, महीने के बाद बिल आएगा बेटा दे देंगे, ठीक है ना बेटा। और बाबू क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ऐसे ही तो होता है बेटा, पहले स्वाइप कर लो, शॉपिंग करनी है कर लो बेटा, बिल आएगा महीने के बाद दे देना। और मैंने आपको बताया था महीना क्या बेटा, 55 दिन में बैंक को देना होता है। मैंने वीडियो नहीं भेजी ना आज तक आपको, भेजी थी, भेजी थी, चलो खैर, हाँ भेजी थी शायद मेरे घर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 55 दिन में 555 रास्ते निकल ही जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना जी। खैर बात ओके है बेटा, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। बेटा लास्ट वन इज डिजिटल कैश। बेटा ऑल्दो
हमारे टाइम में तो टीचर को एग्जाम्पल भी नहीं देना आता था डिजिटल कैश क्या होता है, पर हमें क्या टेंशन है आज की तारीख में। मेरे टाइम में होता था, टीचर को पता नहीं होता था भाई डिजिटल कैश क्या होता है। और एनसीईआरटी ने तो ऐसी ऐसी गणित लिखी हुई है, मुझे तो समझ नहीं आता भाई ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ये पता है क्या बोलते हैं, डिजिटल कैश क्या होता है, बैंक जाओ कैश लेकर, बैंक आपको न्यूमेरिक डिजिट इशू करता है कोई, आप वो न्यूमेरिक डिजिट डालो ऑनलाइन पेमेंट में तो उनके खाते में पैसे हो जाते हैं। भाई ये कौन सा गणित समझा रहे हो हमें। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कोई भी भीम यूपीआई, ये सब डिजिटल कैश है। आपको क्या समझाना, हमारी टाइम में होती थी असली परेशानी तो भाई, ठीक है ना। टीचर को समझ नहीं आता था, टीचर उठ पटांग हो जाता था, हम सर पकड़ते थे ये क्या बता रहा है भाई, ऐसा कब से होने लगा, बैंक तो ये काम कभी करता ही नहीं। ओ लोग के बताओ इसमें कुछ रिपीट करना हो, रजिस्ट्रेशन या प्लेसिंग एन ऑर्डर या पेमेंट मैकेनिज्म में बेटा मुझे कुछ रिपीट करना है तो। ऑल्दो बेटा मैं बोलता हूँ कि लगभग सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने एक जगह पर बैंकिंग ई बैंकिंग में किया हुआ है, ठीक है ना। ये बड़े आगे तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, पेपर में आना नहीं चाहिए, इतनी आसान बातें थोड़ी आएंगी, ठीक है ना बेटा। ये तो ऐसे ही करा दिया, मेरा मन कर रहा था मैंने करा दिया, आएगा नहीं, ठीक है ना। जब बहुत अच्छे इंसान कर्म कर लेता है बेटा तब आ जाता है पेपर में, आपको पता लग ही जाएगा हवेली देते ही बेटा कैसे हैं। चलो जी बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ई बिजनेस रिस्क। ये टॉपिक का नाम बेटा, टॉपिक का नाम है ई बिजनेस रिस्क। मुझे पेपर बनाना हो तो बेटा ये पेपर में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और एनसीईआरटी में जितनी बात लिखी है अगर मैंने उतनी कर ली तो आपको मजा ही नहीं आएगा टॉपिक पढ़ने में। मजा तब आएगा बेटा जब मैं इधर उधर का सारा ज्ञान इकट्ठा कर दूंगा। अब बस यही टॉपिक खत्म होगा आज, और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। इसमें टाइम लगाएंगे अच्छा खासा, 45 मिनट खर्चने वाला हूँ। तो बेटा ई बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं, और बहुत सारे रिस्क हैं बेटा। एक दिन में थोड़ा सा शुरू भी हो गया था, फिर मैंने अपने आप को लिमिट करा। आज बेटा पूरा खुल के वार करेंगे आज। चलो जी बेटा, पहला रिस्क ट्रांजैक्शन रिस्क। 3 रिस्क हैं बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। पहला रिस्क लिखा गया है ट्रांजैक्शन रिस्क, या आप ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्क बोलो। आपको बता देता हूं बेटा, बिना हेडिंग के हमने नहीं चिपकाने। अगर आप देखोगे तो आपकी बुक में ना शायद 3 बुलेट्स बनी होंगी बेटा। ट्रांजैक्शन रिस्क में 3 बुलेट्स बनी हुई हैं बेटा। आपको ये भी बता देता हूं बेटा, एक मिनट मेरी तरफ देखो, ऐसे करके 3 बुलेट बनी हुई है बेटा। और बुलेट में ना सबसे जो लास्ट वर्ड है बेटा, हर बुलेट के लास्ट में जो वर्ड है वो ना कुछ इटैलिक्स में है, मतलब उनका फॉन्ट बदला हुआ है, इटैलिक्स में थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉन्ट बदला हुआ है, हर बुलेट के आखिरी के 3-4 वर्ड, ठीक है ना। ये हमने पेपर में हेडिंग बनानी है। सामने देखना, ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्क पहली हेडिंग, इसमें भी 3 अलग अलग हेडिंग। ट्रांजैक्शन रिस्क भी 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला है बेटा डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, सेकेंड वन इज डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, थर्ड वन इज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। देख लो ऐसे ही है ना, इटैलिक में लिखा हुआ, ठीक है ना, समझे। सामने देखना, ये तो कोई भी समझा देगा यार ये क्या है, जो नहीं लिखा हुआ मजा तो उसका है ना। लो सुनो बेटा, लिखा हुआ है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, पहले में लिखा हुआ है बेटा। और आपको पता है ये परेशानियां आती थी पुराने जमाने में, कुछ ज्यादा आती थी, अब कम हो गई है। कहता है डिफॉल्ट आ रहा है किसमें, या तो ऑर्डर देने में या बेटा ऑर्डर लेने में। और कई बार ऐसा होता है, देखो बेटा होता क्या है, कस्टमर ने कॉल लगाई, सर टोल फ्री नंबर पे मेरे को प्रोडक्ट ऑर्डर करे हुए 20 दिन हो गए, प्रोडक्ट नहीं आया। अच्छा आप अपना रेफरेंस नंबर बताना, ये सर मेरा रेफरेंस नंबर है, ये तो रेफरेंस नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आपने कब प्रोडक्ट ऑर्डर करा। बेटा सेलर डिनाई कर देता था कि आपने तो प्रोडक्ट ऑर्डर ही नहीं करा। और बेटा कई बार कस्टमर डिनाई कर देता है कि मैंने कब प्रोडक्ट ऑर्डर करा। घर पर खड़ा होता है कुरियर बॉय प्रोडक्ट लेकर, कस्टमर डिनाई कर रहा होता है। और होता है बेटा, लोग बहुत मस्ती लेते हैं कि नहीं लेते, ठीक है ना। चुल है हमारे को, कोई और तो बात करता नहीं, चल कस्टमर केयर पे ही बात कर ले यार, ऐसा ही नहीं है क्या, ठीक है ना। पुराने जमाने, हमारे जमाने में तो हमारे दोस्त यही करते थे यार, कोई बात तो करता नहीं, 1 to 1। चलो एयरटेल पे बेटा फीमेल एग्जीक्यूटिव से ही बात कर लो, क्या चाह रहा, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना इनसे, ठीक है ना। लड़की का चक्कर बाबू भैया, ये बहुत माड़ा चक्कर। हाँ जी हाँ जी, तो सर ऐसे ही करते थे ना भाई, कोई बात तो करता नहीं, अब ऐसे ही बात कर लो। तो
तो बेटा कस्ट, ये काम रियलिटी में होते हैं और अभी भी कुछ ना कुछ तो होते ही हैं बेटा। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, कई बार सेलर डिनाई करता है आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करा, और कई बार कस्टमर डिनाई कर देता है कि मैंने कब ऑर्डर प्लेस करा। कुरियर बॉय घर के बाहर खड़ा रहेगा, आप कहोगे मैंने तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं करा, सारा आपका नाम है, एड्रेस आपका है, मना कर दोगे आप। होता है बेटा। तो ये पहला ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्क है। हर चीज का सॉल्यूशन निकलेगा, घबराना नहीं। कंपनी के पास आज की तारीख में बहुत हथियार है, हम सोच भी नहीं सकते बेटा। सेकंड वन है बेटा डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। बेटा दो तरीके के रिस्क इसमें भी हो सकते हैं बेटा। प्रोडक्ट अदर देन ऑर्डर्ड में बी डिलीवर्ड, ऑर्डर करो बेटा टावल, घर आते हैं हैंकी, ठीक है ना। प्रोडक्ट अदर देन ऑर्डर्ड में बी डिलीवर्ड, और प्रोडक्ट में बी डिलीवर्ड एट रॉन्ग एड्रेस। ऑल्दो बेटा ये रॉन्ग एड्रेस वाली कहानी अब खत्म हो चुकी है। मैं समझता हूं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस है कि बेटा आपका प्रोडक्ट किसी रॉन्ग एड्रेस पे बेटा फेंक जाए कुरियर बॉय, लेकिन आज की तारीख में ये काम शायद होता नहीं, ठीक है ना। होता, चलो फिर भी मैं अगर बोलूं तो 0.1%, हर 1000 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन ऐसी होगी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना बेटा, ना के बराबर है, ठीक है ना। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी दो तरीके के पंगे हैं बेटा। प्रोडक्ट अदर देन ऑर्डर्ड में बी डिलीवर्ड, और प्रोडक्ट में बी डिलीवर्ड एट अ रॉन्ग एड्रेस, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, और मैं इसको बोलता हूं ये फ्रॉड है, ये रिस्क नहीं है भाई। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, और करते हैं भाई ठीक ठाक जो सेलर नहीं है वो क्या करते हैं बेटा, सीओडी ऑप्शन ही नहीं डालते अपनी वेबसाइट पर, आपसे प्री पेमेंट लेते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से करो, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे नेट बैंकिंग, चाहे कोई यूपीआई, और एक बार पैसे आ गए उसके बाद डिनाई करना शुरू किया, हमें तो पैसे मिले ही नहीं, और उसके बाद कभी प्रोडक्ट भी नहीं आएगा घर, ठीक है ना बेटा। तो ये रिस्क नहीं है, तो फ्रॉड है भाई, सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज अ फ्रॉड, ये दोनों फ्रॉड नहीं है, लेकिन चलो खैर रिस्क है। समझ में आया बेटा ट्रांजैक्शन का रिस्क कैसा भी हो सकता है। आपने प्रोडक्ट कुछ और ऑर्डर करा, कुछ और आया, आपका प्रोडक्ट किसी रॉन्ग एड्रेस पे फेंक आया पर्सन, आपने बेटा प्रोडक्ट ऑर्डर किया हुआ है लेकिन आपके पास नहीं आ रहा, आपने बेटा पेमेंट की हुई है, सेलर मना करी जा रहा है, पेमेंट नहीं मिली, तो कैसा भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्क आ सकता है। बचने का तरीका कंपनी के पास क्या है? सर हमारे पास हथियार नहीं है, कंपनी के पास हथियार है। आपको बता देता हूं एनसीईआरटी में एक छोटा सा पोर्शन इसके ऊपर है, बीच में एक आध जगह पर वर्ड दिया गया है, लेकिन बेटा मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा। एनसीईआरटी ने ना बीच में कहीं जाकर एक वर्ड दिया है कुकीज, ठीक है ना बेटा। कुकीज मतलब गुड डे बिस्किट। हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी में बीच में ही इसी हेडिंग के बीच में कहीं वर्ड दिया है कुकीज। बेटा करेंगे बात इसकी, मुझे बड़ा डिटेल डिस्कशन इस पर करना है, ठीक है। और दो वर्ड तो दिए ही नहीं गए बेटा, मैं बता रहा हूं, ये क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन और क्रेडिट कार्ड ऑथोराइजेशन। लो बेटा बहुत आराम से पहले चीजों को समझ लेते हैं बेटा, शायद फिर परेशानी नहीं होगी, वरना बेटा एनसीईआरटी में है नहीं, आप परेशान हो जाओगे। लो सुनना बेटा, कंपनी ना बहुत परेशान रहती है यार, लोग ना वेले बड़े। पुराने ज़माने में लोग करते क्या थे, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, रिचार्ज कूपन आया करते थे। आज की तारीख में तो यार ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है, घर बैठे बैठे हम रिचार्ज करते हैं। पुराने टाइम में रिचार्ज कूपन आते थे 10-20 के, हम स्क्रैच करते थे, याद है आपको, कॉइन लेकर स्क्रैच करते थे, और वो 16 डिजिट होती थी। इसको हम रिचार्ज करने के लिए शायद *121*, वो 16 डिजिट एंटर करते थे और हैश और ओके करते थे, रिचार्ज हो जाता था, ठीक है ना। लोग वेले इंडिया में काफ़ी हैं भाई, ठीक है ना। रिचार्ज कूपन आते थे फ़ोन के रिचार्ज के, ठीक है ना। तू बाबू पुराने ज़माने से, तुझे नहीं पता, मतलब तू नए ज़माने के, तुझे नहीं पता, हम पुराने ज़माने से हैं, ठीक है ना। तो बाबू रिचार्ज करने के तरीके होते थे उस टाइम पर ऐसे। मैं बोलता हूँ इंडिया में लोग बहुत वेले हैं भाई, ट्रेन आनी है उनकी 1 घंटे बाद, रेलवे स्टेशन 1 घंटे पहले पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। फ्लाइट 3 घंटे बाद आनी है, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तो वेलों का तो कोई इलाज है नहीं भाई। वेले इस लेवल के कि रैंडम कोई भी 16 डिजिट डालते रहते थे, क्या पता रिचार्ज हो जाए, क्या पता रिचार्ज हो जाए। और यही पंगा बेटा ऑनलाइन पेमेंट में शुरू कर दिया लोगों ने। पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड, इनके बाप दादा ने बनाया कभी क्रेडिट कार्ड? बेटा कोई भी 16 डिजिट डाल रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड चल जाएगा, क्या पता भाई। कंपनी परेशान, ये तो बहुत परेशान करने लगे। तो कंपनी ने बेटा सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर दिया क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा।
बेटा आप 16 डिजिट टाइप करते हो, कंपनी का सॉफ्टवेयर आपको बता देता है ये डिजिट सही हैं या गलत है। और आपको बता देता हूं 3 से 4 बार अगर आपने गलत नंबर डाला तो आपको थोड़ी देर बाद पेमेंट के मोड में से क्रेडिट कार्ड दिखाना ही बंद कर देगा, यानी कि ये ब्लॉक कर देगा उठाकर। समझ आया? वेलों का इलाज बहुत है कंपनी के पास भाई, ठीक है ना। पहले प्रॉब्लम समझ आती है, सॉल्यूशन समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। सेकेंड वन इज क्रेडिट कार्ड ऑथोराइजेशन। ये सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? मान लो बेटा किसी इंसान के पास क्रेडिट कार्ड है और मान लो बेटा उसकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की 50,000 लेट्स सपोज, ठीक है। और बेटा मैं बोलता हूं 15 दिन पहले उसने एक 50,000 का लैपटॉप खरीदा है क्रेडिट कार्ड से, यानी कि उसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अब तब बेटा 50,000 की लिमिट मिलेगी उसको जब वो बैंक में 50,000 जमा कर देगा, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, 15 दिन के बाद वो शॉपिंग कर रहा है, शॉपिंग का मस्ती कर रहा है बेटा, ऑनलाइन बैठा वैसे ही उसने एक प्रोडक्ट 5,000 का बेटा कार्ट में एंटर करा, पेमेंट मोड सेलेक्ट करा क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड का सही नंबर डाल दिया अपने क्रेडिट कार्ड का। क्या ये पहला सॉफ्टवेयर उसको पकड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने नंबर तो सही एंटर करा है। सेकेंड सॉफ्टवेयर में फंस जाओगे। क्रेडिट कार्ड ऑथोराइजेशन सॉफ्टवेयर बेटा कंपनी को यह बता देता है कि पर्सन के क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी बची हुई है अभी, और अगर परेशान करने के लिए आप बार बार डाल रहे हो तब भी बेटा 4 बार के बाद 3 बार के बाद दिखाना बंद कर देगा। समझ आई बात? दोनों बातें समझ आई। क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन आपका नंबर वेरीफाई करता है क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड ऑथोराइजेशन आपके बेटा क्रेडिट कार्ड की लिमिट चेक करता है। ओके आयुष, लास्ट वन कुकीज। ये बड़े मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार चीज बेटा। अगर मैं बोलूं आज की तारीख में कंपनी के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, ये अगर ये हटा दो तो सब खत्म है बेटा। कुकीज क्या करती है? कुकीज आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है। कुकीज आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है, और यकीन मानना ये कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक है। मैं इसके ऊपर 10-12 एग्जांपल दे सकता हूं, पहले एक एग्जांपल से शुरू करता हूं बेटा। एक इंसान ने प्रोडक्ट कार्ट में एंटर करा, पेमेंट का अमाउंट सेलेक्ट करा, COD, घर प्रोडक्ट पहुंच गया, उसने मना कर दिया जी मैंने तो ये प्रोडक्ट कभी ऑर्डर ही नहीं किया। कुरियर बॉय वापसी गया, डिलीवरी चार्जेस कंपनी को पे करने पड़े अपनी जेब से। एक बार हुआ, दोबारा उसने 2-3 महीने बाद यही करा, तिबारा उसने फिर करा ये काम, चौथी बार COD गायब हो जाएगा। कैसे बेटा? कुकीज आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। कंपनी को पता लगता रहता है अच्छा इसने एक बार, ये इट इज जस्ट लाइक अ कॉलर ID फोन। पुराने जमाने में लैंडलाइन फोन होते थे, कॉलर ID बेटा, पता लगता था बेटा किसने कितनी कॉल हिस्ट्री आती थी, वो हमारे लिए नई चीज होती थी बेटा। लैंडलाइन फोन में जब कॉल हिस्ट्री आई थी, आज की तारीख में फोन में तो 1 महीने की कॉल हिस्ट्री जान लो भाई, ठीक है ना। तो बेटा ये आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। कुकीज कंपनी को बताता रहता है अच्छा इस इंसान ने पहले भी ये काम कर रखा है, 2 बार कर रखा है, 3 बार, तीसरी बार में तो बेटा COD साफ हो जाएगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है, हर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। दूसरे काम की बात, जो चीज आप अपनी डेली लाइफ में नोटिस करते हो, बड़े काम की बात बता रहा हूं बेटा। आपको बेटा स्पोर्ट्स शूज चाहिए, आपने बेटा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे लिखा नाइकी स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज सामने आए 4,999, 5,999, 6,500, 6,499, आपने 10-12 शूज देखे, एक पे बेटा आपने क्लिक करा, कार्ट में एंटर करा, और कार्ट में एंटर करके आपने कहा चलो ठीक है शाम को रात को फादर से कंफर्म करके पेमेंट कर दूंगा। आपने क्या करा, कार्ट में एंटर करके छोड़ दिया या बैक कर दिया। 5 मिनट बाद आपने इंस्टाग्राम खोला, पहला पुश ऐड उसी नाइकी के शूज का हुआ है। मैं तो मान ही नहीं सकता ना हुआ किसी के साथ ऐसा, मैं मान ही नहीं सकता किसी के साथ ऐसा हुआ। थोड़ी देर बाद डिस्काउंट भी दे देंगे उसी शूज पे, आज नहीं देंगे तो कल या परसों दे देंगे अगर आप ऑर्डर नहीं करोगे तो बेटा। अगेन ये काम किसने करा, ये कंपनी को कैसे पता लगा बेटा? कुकीज ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा है, और वही पुश ऐड आएगा। मैं आपको एडवांस बता रहा हूं बेटा, फेसबुक चला के देख लेना 5 मिनट, अभी करके देख लेना चाहिए बैच के बाद, 5 ही मिनट बाद ऐड आ जाएगा बेटा आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब चला के देख लेना, वही ऐड आएगा, 100% वही ऐड आएगा जो आपने बेटा देखा है प्रोडक्ट, ठीक है ना बेटा। अगेन ये काम करता कौन है बेटा? कुकीज करता है बेटा। और आपको बता देता हूं बेटा,
कुकीज की वजह से मोहल्ले के मोहल्ले बैन हो जाते हैं कई बार। आपने शायद कहानी सुनी हो शायद हिस्ट्री में बेटा, एक पर्टिकुलर जगह के लोग, खैर मेरे को ऐसे कुछ मोहल्ले का नाम याद नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह के लोग बहुत परेशान थे भाई, ठीक है ना, कि ई बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, हमारी दुकानों पे काम नहीं है। उस जगह के सारे लोगों ने यूनियन बनाई बेटा, 100-200 लोग मिल गए, अपनी दुकानों से प्रोडक्ट, सबने मतलब फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ऑर्डर करा, COD सेलेक्ट करा, सबके यहाँ पर प्रोडक्ट आया और किसी ने भी डिलीवरी नहीं ली। कंपनी के इन्होंने 3 से 4 बार डिलीवरी चार्जेस 200 लोगों ने मिलकर बहुत परेशान करके डिलीवरी चार्जेस ठुकवाते रहे कंपनी को। कंपनी ने पूरे के पूरे मोहल्ले का COD बैन कर दिया। सुनी है आपने ऐसी हिस्ट्री में कहानी? आपने तो सुनी नहीं बेटा, नुमेश के उनके साथ भी हुआ ऐसा तो, ठीक है ना। हाँ, मेरे को भी एक दिन बड़ा गुस्सा आया कैंपी होने पर, ठीक है ना, याद है भाई? हाँ, सेल, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल लग रखी थी, ठीक है ना, और यही फोन जिससे शूट कर रहा था मैं, ठीक है ना, S9H, ठीक है ना, S9+H फोन का नाम है, ठीक है ना। ये शायद सेल में 25 का था, और अगर आप COD सेलेक्ट करोगे, नहीं COD शायद 25 था और प्री पेमेंट महंगी थी इसकी, शायद 26-27 थी, तो मैंने COD सेलेक्ट करा, नहीं प्री पेमेंट, पता नहीं कुछ ऐसे ही हुआ था, मैंने प्री पेमेंट करी और कंपनी ने क्या करा, मेरे पैसे रोक लिए, कह रहे कि इस जगह के लोग डिलीवरी नहीं लेते, बाद में वापसी कर देते हैं। मेरे पेमेंट इन्होंने 30 दिन फंसा के रखी, 30 दिन के बाद सेल हट उठा गई, मुझे पे करके ये महंगा ही फ़ोन खरीदना पड़ा, शायद 3 से 4 हज़ार का मुझे नुकसान हुआ। बेटा पूरा एरिया साफ कर देते हैं ये, अगर एक एरिया से 4 या 5 गड़बड़ भी मिल जाए तो पूरे पूरे एरिया साफ हो जाते हैं। और कंपनी अगेन ये बेटा कैसे डिटर्मिन करती है बेटा, थ्रू कुकीज़ ओनली। ये बहुत बड़ा हथियार है कंपनी के पास आज की तारीख में। कुकीज़ नहीं मतलब बेटा कंपनी के हाथ कटे हुए, सिंपल सी बात। और कुकीज़ है उनको आपकी सारी हिस्ट्री बताए बेटा, ठीक है जी। बड़े आगे बेटा बाबू, सेकेंड रिस्क है बेटा क्या एडिंग, डेटा ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज रिस्क। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, डेटा ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज रिस्क। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, बाबू ट्रांसमिट समझते हो, डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर करना। बाबू डेटा ट्रांसफर करने में भी रिस्क है, एज वेल एज डेटा को स्टोर करने में भी रिस्क है, दोनों के लिए अलग अलग रिस्क है बेटा। डेटा ट्रांसमिशन में रिस्क है, रिस्क का नाम है हैकिंग, और बेटा स्टोरेज में जो रिस्क है, स्टोरेज में रिस्क है, रिस्क का नाम है वायरस। बेटा किसी भी कंपनी के लिए ये मानते हो डेटा कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी, आज सोच नहीं सकते। मैं बोलता हूं बेटा किसी भी कंपनी के लिए आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसका डेटा है। Amazon के पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड मान लो 10 करोड़ है, आज डेटा डिलीट हो जाए। जियो ने बेटा जितने सिम कार्ड इशू किए हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 18,000 कस्टमर, जियो फाइबर, जियो सिम, किसी भी तरीके से जो जियो का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो 18 करोड़ है। गलती से डेटा डिलीट हो जाए, अभी मैं तो, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट 700, 800, 1000 के आसपास है, गलती से लिस्ट डिलीट हो जाए। डेटा तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको पता होगा डेटा के दम पे फ्री ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं बच्चों को कहता हूं यार स्टोरी डाल देना, तो 100-100, 200-200 स्टोरी डल जाती हैं, ठीक है ना। तो सोचो बेटा अमेजोन फ्लिपकार्ट अगर एक बिग बिलियन का मैसेज ही निकालता होगा 18 करोड़ 10 करोड़ लोगों तक, 2 करोड़ भी आ गए बेटा एक टाइम पर वेबसाइट पे, 1 करोड़ भी आ गए तो इनका तो काम हो गया भाई। तो डेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और डेटा स्टोरेज में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, वायरस। फुल फॉर्म क्या होती है, ये पढ़ती रहती है पहले से बुक से। हाँ क्या है, डाटा क्या, ये स्टोरेज है, हाँ जो देखती रह 4 बार हो, क्या तब भी नहीं लिखी हुई, ये लिखी नहीं हुई सही नोट्स में, सही नहीं लिखी हुई। ये लो सामने देखना बेटा, वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज।
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। बेटा लो, खैर आएगा पेपर में, ये भी बता रहा हूं, एडवांस बता रहा हूं, इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछेगा, लेकिन कुछ बातें पहले कर लेते हैं बड़े काम की। बेटा अच्छा, एक बार वायरस आपके सिस्टम में आ गया, वायरस हैज द फीचर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं टेक्निकली बेटा, अगर कंप्यूटर्स में जाऊं थोड़ा सा, एक चीज होती है वर्म, एक चीज होती है वायरस। वायरस हैज द फीचर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद को कॉपी करता है बेटा, मल्टीप्लाई करता है। मान लो बेटा आपके एक सिस्टम में आपने क्या करा, पेन ड्राइव का यूज करा या बेटा किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज करा, उसके थ्रू वायरस एंटर हुआ, ठीक है ना, और वो लोकल डिस्क सी या डी या ई में चला गया, लोकल डिस्क सी डी या ई में चला गया, बेटा वो करेगा क्या, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता चला जाएगा। पहले धीरे धीरे हर फाइल में कॉपी करेगा, फाइल से फोल्डर्स में जाएगा बेटा, धीरे धीरे सारे सिस्टम में फैल जाएगा। जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाएगी तो क्या करेगा बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर देगा, यानी कि पूरी विंडो उड़ा देगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे होंगे खत्म कर देगा। वायरस क्या मेरे हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसे मॉनिटर फट गया ऐसे तो नहीं ना बेटा, वायरस सिर्फ सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, सारा डेटा खत्म कर देगा बेटा, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा देगा, काम का डेटा बेटा करप्ट कर देगा, यही सब कुछ कर सकता है वायरस, ठीक है ना, हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है जी। और बेटा हैकिंग क्या होती है? अगर मैं कहूं बेटा इसको डिफाइन करूं तो क्या होता है बेटा? हैकिंग को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नोन एज हैकिंग, ठीक है ना बेटा। आप ऑथोराइज नहीं हो किसी इंफॉर्मेशन को हाथ लगाने के या इंफॉर्मेशन सिस्टम को छूने के, और अगर आप बेटा उसको छू रहे हो तो आप सिंपली मीन्स उस हैकिंग कर रहे हो। और बेटा बता देता हूं, हमारे कोर्स में हैकिंग से बचने का एक तरीका दिया गया है बेटा, एक दो लाइनों में समझाया गया हमारे को बाद में, खैर लेकिन मैं थोड़ा डिटेल्ड बता देता हूं, थोड़ी बहुत मुझे आती है वो टेक्निक, तो थोड़ी बहुत बता देता हूं। लो जी बेटा, टेक्निक का नाम है क्रिप्टोग्राफी, मैंने थोड़ी सी सीखी हुई है बेटा, मेरी फील्ड नहीं है तब भी। टेक्निक का नाम है बेटा, हैकिंग से बचने के लिए आप क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। आप खुद सोचो बेटा, आज इंडियन आर्मी राफेल ऑर्डर कर रही है बेटा रशिया को, ठीक है, या कोई फाइटर जेट ऑर्डर कर रहे हो, इंडियन आर्मी इज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ फाइटर जेट और उसके फीचर लिखे हुए हैं, और ये मेल ट्रांसफर हो रहा है। सर प्लेनली मेल भेज दें, जैसे हम नॉर्मली मेल भेजते हैं वैसे भेज दें? सर क्या बात कर रहे हो? किसी भी देश का डिफेंस सबसे सेंसिटिव मुद्दा होता है, और अगर ये बात 2 मिनट में हैक हो सकती है, ये तो फॉर श्योर बोल रहा हूं मैं, और अगर ये बात हैक हो गई, किसी और ने रीड कर ली, तो बेटा आपके पास बचा ही क्या फिर? मानते हो ना बेटा, डिफेंस किसी भी देश का सबसे सेंसिटिव मुद्दा होता है। कोई ये नहीं बताना चाहता कि बेटा मेरे पास अगर कोई फाइटर जेट है तो वो किस फीचर के साथ लैस है, ठीक है ना, मेरे पास कोई और बेटा राफेल है तो उसके में क्या क्या अच्छे फीचर हैं, कोई नहीं बताना चाहता, कोई देश नहीं बताना चाहता। ये तो ये उसके देश की सिक्योरिटी का मैटर है, नेशनल सिक्योरिटी तो भाई सबसे खतरनाक चीज में से। तो बेटा अगर इंडियन आर्मी मेल लिख भी रही है तो मेल तो भाई इतनी सिंपल तो लिखी नहीं आती होंगी, शायद बहुत बढ़िया कोडिंग होती होगी, इस लेवल पे लिखते होंगे कि कोई यार, और अगर ट्रांसमिशन के बीच में हैक भी कर ले बेटा इस मेल को तो वो पढ़ ना पाए कि क्या लिखा है। एक टाइम की बात बताता हूं, मैंने थोड़ी सी सीखी हुई है क्रिप्टोग्राफी। बाबू होता क्या है क्रिप्टोग्राफी में, मैंने क्या करा, एक टाइम पर ना मेरे घर पर प्रिंटर पड़ा हुआ था, ठीक है ना, और मेरे पार्टनर को टेस्ट लेना था अपने स्टूडेंट्स का, ठीक है, और शायद नेट का कोई इशू चल रहा था, तो मैंने पार्टनर को बोला ठीक है मैं बच्चों को भेज देता हूँ, मैं ले लूँगा टेस्ट, तो एक काम कर इनको टेस्ट ना टाइप करके या किसी भी तरीके से पेन ड्राइव में दे दे, मैं घर पे प्रिंट आउट निकाल के इनको दे दूंगा टेस्ट। उन्होंने कहा चल यार मैं पेन ड्राइव में दे तो दूँ, मुझे डर है कहीं पता लगे किसी सिस्टम में लगा के पूरा टेस्ट रीड रूट करके तेरे पास आ जाए, ये तो प्रिंट आउट निकाल के दिन के बस पहले ही सारे सॉल्यूशन को पता हो टेस्ट क्या है। तो कहते चल ठीक है मैं कोडिंग में दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। उसने मुझे जो टेस्ट दिया कैसे दिया आप समझाता हूँ। मान लो बेटा टेस्ट था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था बेटा
उसने क्या करा, एक कोडिंग लगाई, ठीक है ना, इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया सीफर टेक्स्ट में। सीफर टेक्स्ट होता है बेटा जो टेक्स्ट रीडेबल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, इसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। उसने एक फॉर्मूला लगाया कि कोई भी अल्फाबेट है वो कन्वर्ट हो जाए अगले दो अल्फाबेट में, मतलब उससे +2 में, ठीक है ना। WXY, W is converted into Y, H is converted into J, A is converted into C, PQRSTUV, T is converted into V। खोल ले बच्चा, क्या समझ में आएगा उसको, ZJCV, पूरा का पूरा टेस्ट उसने कन्वर्ट करके दे दिया मुझे। इससे बोलते हैं एनक्रिप्शन करना। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू सीफर टेक्स्ट, ठीक है बेटा। सोलो इंडियन आर्मी ने मेल लिखा, सीफर टेक्स्ट जा रहा है, कोई भी कर ले ट्रांसमिट, क्या फर्क पड़ता है, देख लो भाई क्या समझ आता है तुम्हें, मैं भी समझा देना। खैर ये तो मैं बड़े छोटे लेवल की कोडिंग बता रहा हूँ, हैकर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मुझे नहीं आती बहुत एडवांस लेवल की, लेकिन इंडियन आर्मी बहुत एडवांस लेवल में करती होगी, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, जैसे ही मेरे पास टेस्ट आया मैंने क्या करा, उसको डिक्रिप्ट करा। मेरे पार्टनर ने एनक्रिप्ट करके भेजा, एनक्रिप्शन करके भेजा, मैं डिक्रिप्शन कर रहा हूं। अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला मैंने -2 कर दिया। अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन टेक्स्ट, सीफर टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन टेक्स्ट। मैंने डिक्रिप्शन करा और बेटा प्रिंट निकाला, टेस्ट दे दिया। दिस टेक्निक इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। समझ आया, ये डेटा ट्रांसमिशन से बचने का, हैकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। डेटा ट्रांसमिशन रिस्क खत्म हो जाते हैं बेटा अगर आप एक बार क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हो तो। क्रिप्टोग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके बात, ओके बढ़े आगे, ठीक है ना। चलो बेटा लास्ट हेडिंग लिखी गई है, रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, ठीक है ना। अगेन आज करते हैं इस पर थोड़ी सी ठीक ठाक चर्चा। मैंने एक दिन शुरू की थी चर्चा, बेटा आई एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गूगल कंपनी, आई एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फेसबुक, आई एग्री, आई नेवर डिनाई, अलाउ 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 एंड अलाउ, ठीक है ना। यही तो हमारी फिलॉसफी है जिंदगी की। रिस्क, अब पढ़ लो, रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। सर हम इंटरनेट चलाने वाले, हम अगर सोचते हैं ना कोई चीज मेरी ये चीज प्राइवेट है, मैं बोल रहा था ऐप लोग ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सर ऐप लोग को ही 10 तरीके के एक्सेस आप देते हो अलाउ अलाउ करके, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लोगे, पैर के नीचे जमीन नहीं रहेगी। जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका बराबर राइट आपने उस ऐप लोग के ओनर को भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अगेन आपको पता है ट्रू कॉलर कैसे वर्क करता है। सो सोचो आपने ट्रू कॉलर को कितनी हद से ज्यादा राइट दिए हुए हैं। ट्रू कॉलर की वर्किंग सिस्टम पता है, ट्रू कॉलर आज की तारीख में हम सर्च करते हैं, अरे किसी भी नंबर का पता लगा सकते हैं हम। सर देखो कैसे शुरू हुआ था ट्रू कॉलर, किसी इंसान ने डाउनलोड करा, ठीक है ना, अपनी डिटेल डाली साइन अप के लिए, ट्रू कॉलर ने एक्सेस मांगा कॉन्टैक्ट का। ट्रू कॉलर चलता ही नहीं जब तक आप एक्सेस नहीं देते अपने कॉन्टैक्ट का। आपने एक्सेस दिया कॉन्टैक्ट का, और मान लो मैं बोलता हूं आपने मेरा ही नंबर मनीष भैया के नाम से सेव किया और एक्सेस दे दिया आपने, ठीक है। उसके पास एक बंदे की एक्सेस आ गई, एक बंदे के सारे कॉन्टैक्ट की, 1100 कॉन्टैक्ट है मान लो, उस बंदे के 1100 कॉन्टैक्ट की उसने एक्सेस दे, ठीक है। आपने सर्च करा, मान लो किसी और इंसान ने मेरा नंबर सर्च करा और एंटर प्रेस करा, ट्रू कॉलर ने दिखाया यार ये तो पार्थ ने मुझे एक्सेस दिया था कॉन्टैक्ट का, उसमें तो मनीष भैया के नाम से सेव था। जैसे उसने सर्च करा उसको शो कर दिया तो मनीष भैया का नंबर, समझ आया। और मान लो मैं बोलता हूं आप सबने अभी ट्रू कॉलर डाउनलोड करा और सबने एक्सेस दे दिया बेटा अपने कॉन्टैक्ट का ट्रू कॉलर को, और मेरा नंबर सबके फोन में सेव है। किसी के फोन में मनीष भैया, किसी के फोन में सीए मनीष, किसी के फोन में सीए मनीष कालरा, ज्यादा जिस नाम से सेव है वो उसको बताता है। मान लो ज्यादा सीए मनीष कालरा के नाम से सेव है, आज कोई इंसान सर्च करे मेरा नंबर और एंटर करे तो लिखा आ जाएगा सीए मनीष कालरा, क्योंकि ज्यादा उस नाम से सेव है। आप सोचो ट्रू कॉलर का कोई एल्गोरिथम था बेटा, इनिशियली ट्रू कॉलर इज वर्किंग लाइक दैट। हमने ही चलाए पूरे पूरे सॉफ्टवेयर, हमने एक्सेस दे दे के चलाए हैं।
वरना चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं, बड़ा मैजिक है इसके अंदर। हमें लगता था मैजिक है ट्रू कॉलर, तो अरे क्या मैजिक है भाई, इसको सब पता है कि कौन सा बंदे का नाम क्या है। ऐसे ही लगता था भाई शुरू में। सोच लो, मैं उसका एल्गोरिथम बता रहा हूं, ऐसे शुरू हुआ था ये सॉफ्टवेयर बेटा। अच्छा, एक बात और बोलता हूं, इंटरनेट पे कोई चीज प्राइवेट है, अगर आपको लगता हो, मेल आईडी किस किस के पास है? अपनी ईमेल आईडी। अच्छा, जैसे आप अभी तो आप स्टूडेंट एज में हो, ईमेल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बस वो प्ले स्टोर के लिए पड़ती है हमारे को, ठीक है ना, वो डाउनलोड नहीं करने देता कुछ, वैसे थोड़ी पड़ती है, ठीक है ना भाई, मेरे को तो पड़ती है। बिजनेस, जब आप बिजनेस यूज में आ जाओगे ना बेटा, बिजनेस करने लगोगे तो भाई ईमेल की जरूरत पड़ने लगेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इधर उधर जाएंगे, क्योंकि बेटा इन ईमेल इज अ फॉर्मल वे, बाकी सब इनफॉर्मल वे हैं। कोर्ट व्हाट्सएप को बेटा कोई एविडेंस नहीं मानता, कोर्ट बेटा आपके मैसेंजर पे भेजे गए कोई डॉक्यूमेंट को बेटा प्रूफ नहीं मानता, प्रूफ ईमेल पे भेजा गया डॉक्यूमेंट जरूर है, ईमेल की वैलिडिटी है, बाकी चीजों की वैलिडिटी नहीं होती। तो बिजनेस करने वाला कोई भी इंसान, समझदार इंसान, व्हाट्सएप पे नहीं बेटा प्राइवेट डॉक्यूमेंट भेजे करते, बिजनेस डॉक्यूमेंट कभी व्हाट्सएप पे नहीं जाते। आप एक बात बताओ, किसी कंपनी को आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, रिज्यूमे दोगे, व्हाट्सएप पे दोगे? ईमेल पे दोगे ना, मानते हो ना, फॉर्मल तरीका मेल है। आपने ईमेल किसी को दिया आज तक? अपनी कितने दोस्तों को दिया जिन्होंने अच्छी अच्छी मेलें करी हैं आपको? किसी को भेजी है आज तक मेल? भेजी है? दी है किसी को ईमेल एड्रेस? आज इनबॉक्स खोल के देख लेना, 1000 से ज्यादा एसएमएस पड़े होंगे। आज इनबॉक्स खोल के देख लेना, 1000 से ज्यादा मेल आपके पास आई होंगी। मैं सोचता हूं अगर हमने किसी को मेल नहीं दी तो 1000 मेल है, तो इंटरनेट पे आपको क्या लगता है कोई चीज सेफ है? आपका ईमेल एड्रेस कैसे पूछा किसी के पास? सर सोचो तो सही, इन चीजों पे दिमाग लगाओ। आपका मेल एड्रेस गया कैसे किसी और के पास जब आपने दिया ही नहीं आज तक किसी को भी? सर मैं नहीं मान सकता सर, मैं मान ही नहीं सकता। अगर आपकी 3 ये हो सकता है अनरीडेबल फॉर्म में हो, बाकी रीड क्यों, लेकिन 1000 से कम मेल नहीं होगी बेटा, अगर मेल 1 साल भी पुरानी है तो। मैं मान ही नहीं सकता भाई, मैं रोज यही देखता हूं बेटा। कोई ऐसी चीज नहीं है इंटरनेट पे जो आपको लगता हो सेफ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा किसी भी टाइम कोई भी रिस्क अराइज हो सकता है। हम अगेन लोकेशन का एक्सेस ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को दे देते हैं बेटा जिसने हमारी लोकेशन का कुछ भी नहीं करना होता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, पेटीएम मेरी लोकेशन का करेगा क्या? जीपे के साथ तो बड़ा पंगा है, गूगल पे तो पेमेंट ही नहीं करने देता अगर लोकेशन ऑन ना करो बेटा, ठीक है ना। लेकिन आप सोचो तो सही, बाकी सॉफ्टवेयर जो लोकेशन मांग रहे हैं इन्होंने करना क्या है? हाँ, जूम को लोकेशन चाहिए मेरी, मतलब सर पैर नहीं, सर पैर भी नहीं है भाई साहब लोकेशन का एक्सेस देने का। तो वही मैं बोल रहा, हाँ 100% रहेगा। तो क्या हो गया? वो तो बार बार आपको श्योर कर रहा है, वो बेटा किसी लिटिगेशन किसी केस में नहीं फंसना चाहता, उसके पास पुराना सारा डेटा है, अगले नए डेटा के लिए वो अलाउ करा रहा है आपसे। मान ले तूने पहले अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दिया, तेरे 50 कॉन्टैक्ट थे, तूने एक्सेस दे दिया, उसके पास तो डेटाबेस में तो चला गया। अब तूने डिलीट कर दिया वो ऐप, 1 साल बाद तेरे को जरूरत पड़ गई दोबारा, मान ले जूम ही था, 6 महीने तूने यूज करा, फिर डिलीट कर दिया, फिर दोबारा क्लासेस ऑनलाइन शुरू होगी, तूने दोबारा जूम डाउनलोड करा, वो दोबारा तेरे से एक्सेस क्यों मांग रहा है? हो सकता है तेरे कॉन्टैक्ट 50 के 75 हो गए हो इतने दिन में, 25 कॉन्टैक्ट बढ़ गए हो, उसको उसका भी एक्सेस चाहिए, वो क्यों छोड़ेगा? और तेरे को बता देता हूँ एक बात, ये आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। आपने किसी कंपनी का किसी बैंक का सर्वर देखा है कभी? सर्वर समझते हो क्या होता है? ये बड़े काम की बात बताऊंगा आपको, खैर इसके पूछते पूछते मेरे दिमाग में कुछ आया कि आपको बता दिया जाए। सर्वर पता है कि आपको क्या चीज़ होती है? बेटा देखो, मैं अपने एक ऑफिस के एग्जाम्पल से देता हूँ आपको एग्जाम्पल। मेरे ऑफिस में ना एक सिस्टम को हमने सर्वर बनाया गया और बाकी सारे सिस्टम नेटवर्किंग में बेटा नॉर्मल क्लाइंट बोला जाता है इसको कंप्यूटर की टर्म में। हाँ क्यों हर्ष भाई, ठीक बोल रहा हूँ मैं? एक चीज़ होती है सर्वर, बाकी सब होते हैं क्लाइंट।
मतलब आपको बता देता हूं, ये सिस्टम मेन सिस्टम है और बाकी सारे सिस्टम इससे अटैच है। और सर्वर जनरली बेटा आपके ऑफिस का सबसे तगड़ा सिस्टम होता है, सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और आपको बता देता हूं बेटा, आपको लोग एडवाइस करते हैं, इवन बेटा जितने भी लोग कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसको हीटअप मत होने देना। बैंक में भी देखते हो बेटा, जो सिस्टम सर्वर होते हैं बैंक भी बेटा इसलिए एसीज का यूज करते हैं कि वो सिस्टम उनके हीटअप ना हो बेटा, क्योंकि सिस्टम सबसे अच्छा वर्क बेटा ठंड में ही कर सकता है। गर्मी में अगर वो हीटअप होगा तो बेटा कुछ ना कुछ एरर दे सकता है वो कभी भी। ठीक है, आपको बता देता हूं, अगर आप गूगल के डेटाबेस की बात करो या सर्वर की बात करो जहां सारा का सारा डेटा स्टोर है, गूगल का डेटा आप समझ सकते हो। यूट्यूब एक दिन में अरबों वीडियोस अपलोड होती हैं, अरबों। उसका सर्वर या किसी भी और कंपनी जिसका भी आप नाम लेना चाहते हो, XYZ, सबके सर्वर पहली बात तो एक जगह पर नहीं होते, दो दो तीन तीन सर्वर से लिंक होते हैं। एक सर्वर क्रैश भी हो गया ना तो दूसरे से ऑटोमेटिकली लिंक पकड़ के काम शुरू हो जाएगा। आप किसी बैंक का सर्वर सोच लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक जगह सर्वर नहीं होगा, दो तीन जगह होगा। एक सर्वर क्रैश हो गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो वैसे ही मर जाएगा। जिसके कस्टमर के अकाउंट में 5,000 होंगे वो कहेगा 5 करोड़ थे, ठीक है ना। नुमैश के हमारे तो ठग चोर कहेंगे 500 करोड़ थे, ठीक है ना बेटा। तो बाबू हाँ जी, समझ आ रही है बात बेटा। तो सर्वर एक नहीं होता पहली बात, 2 से 3 4 5 भी हो सकते हैं। और सर्वर हमेशा किसी ऐसी कंट्री में होता है जो बहुत ठंडी होती है। अगर आज आप सर्च करोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनी का सर्वर आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, सबसे ठंडी जगह, जहां बेटा उनकी कूलिंग कॉस्ट बचे। वरना इतने बड़े सर्वर को कूलिंग देना, उनके तो प्राणी निकल जाएंगे कूलिंग देते देते। वहां टेम्परेचर ही ऐसे होता है -20, -30, -54। इससे बढ़िया क्या होगा, कूलिंग ही नहीं देनी, कुछ सारी कॉस्ट बच रही है। समझ आई बात। चलो खैर ज्यादा हो गया आज मुझे लगता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।